नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कह दिया है कि जो कीमतें हैं वस्तुओं की, सामानों की, वो अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं और संकट जो है वो बहुत बड़ा है। महंगाई का महासंकट है। तो इनके इस चीज का कहना, इस तरीके से कहना अपनी बातों को, देश के लिए एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि किसी देश की फाइनेंस मिनिस्टर अगर ये शब्दों का उपयोग कर रही है, इस तरीके से कह रही हैं, तो फिर ये चिंता का विषय होना भी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि कहां पर इन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं और इनके कहना, इन्होंने 3F का जिक्र किया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 3F है क्या और इसके पीछे सरकार जो है वो कहां चूक रही है, सरकार चाहती क्या है, और सारी चीजें इस महंगाई से रिलेटेड, इनके बातों से रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सारी चीजें आपको यहाँ पर बताते हैं। साथियों, इन्होंने भारत को 3F संकट में बताया: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। इन तीन संकटों से भारत जो है वो जूझने वाला है। यहाँ पर इन्होंने वित्त मंत्री जो हमारी ये हैं सीतारमण जी, इन्होंने SIDBI फाउंडेशन डे पर पश्चिमी एशिया संकट के बीच तीन सबसे बड़े आर्थिक खतरों को यहाँ पर उजागर किया। अब कुछ लोग कहते हैं फेक न्यूज है। भैया, ये आपके लिए हेडलाइंस हैं, आप चाहें तो इनको वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से, खुद से भी जाकर, अगर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है तो जाकर ये पढ़ लिख कर जो है कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इन्होंने बात कही उसके संदर्भ में कि क्या इन्होंने संकट का संदर्भ क्या है। तो सबसे पहले समझिए पश्चिमी एशिया का युद्ध। ईरान अमेरिका तनाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद पड़ा हुआ है। आप सभी लोगों को इस पर मतलब चल रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। तो ये यहाँ पर संकट का सबसे मेन कारण है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% जो तेल है वो यहीं से निकलता है। यहाँ पर इसके बाद PM मोदी जो है वो अपील कर देते हैं कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए मित व्यतीत अपनाएं, वैश्विक उथल पुथल के बीच सतर्कता बरतें। कह देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, देखिए भाइयों और बहनों, आप लोग जो है सोना न खरीदें, विदेश यात्रा न करें, गैस का मतलब कि इसी तरीके से कि बहुत सारी जो है चीजें हैं, ज्यादा खर्च न करें, एक तरीके से फ्यूल को कम जलाएं, यात्राएं ज्यादा न करें। तो इस तरीके से लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग इन सारी चीजों का पालन करें। इसके बाद ये आती हैं जो वित्त मंत्री हैं हमारी, ये कहती हैं, ये बोलती कहाँ है ये, तो ये SIDBI का 37वां जो है वो स्थापना दिवस था। इस पर इन्होंने 3F को भारत का सबसे बड़ा बाहरी खतरा बताया। यानी कि ये जो 3F है यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथियों, अब यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर का वो बयान क्या था, तो देखिए इन्होंने कहा कि जो ईंधन, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर जो किसान अपने खेतों में यूज करते हैं उसको कहा जाता है, और सोने की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं वो बाहरी मोर्चों पर चुनौती पैदा कर रही हैं, और इन तीनों का भुगतान विदेशी मुद्रा में जो है कि वो करना होगा। तो इनका ये जो है कि ये पूरा यहाँ पर बयान देती हैं इस तरीके से, और इसी को जो है कि ये यहाँ पर खतरा बताती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस 3F के बारे में। इसको जो है विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले F1 का अर्थ है यहाँ पर फ्यूल से, यानी कि ईंधन से। साथियों, भारत अपना 85% जो तेल है, क्रूड ऑयल जो है वो मतलब जितना यूज करता है उसका 85% वो विदेश से खरीदता है, अन्य देशों से खरीदता है। वो जरूरत आयात से जो है कि पूरी करता है। तेल की कीमतें $10 बढ़ने पर भारत का आयात बिल लगभग 80,000 करोड़ रुपया जो है कि यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि यह जो है इतना अधिक यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई देता है अगर मात्र $10 यहाँ पर कीमतें बढ़ जाएं तो। वहीं पेट्रोल डीजल महंगा होने से होगा क्या, तो आपको सभी लोगों को पता है कि भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो ट्रकों द्वारा ही मैक्सिमम जो है कि ट्रकों, छोटे वाहनों के द्वारा किया जाता है। तो जब यहाँ पर क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो डीजल पेट्रोल के दाम महंगे होंगे, और इसके वजह से जो है यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा होगा, और उसके वजह से जब सामान ढुलाई महंगी होगी तो उस वस्तु का दाम भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर
ये जो है दिक्कत होगी। इसके बाद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 10% जो है कि ये तो अभी घटाया था, अभी फिर से जो है कि यहाँ पर आप सभी को पता है अब तक टोटल जो है 4 बार सरकार ने यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम को यहाँ पर सरकार बढ़ा चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और F2 को देखते हैं, जिसका नाम है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। साथियों, भारत जो है वो यूरिया, डीएपी और जो एमओपी है जैसे उर्वरकों का बड़े पैमाने पर आयात करता है, यानी कि भारत अन्य देशों से इन सारी चीजों को खरीदता है और नेचुरल गैस से यूरिया बनता है। अब यहाँ पर गैस महंगी होने पर यूरिया भी महंगा हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो गैस है, जो नेचुरल गैस हम खरीद कर लाते हैं, उसी की हेल्प से जो है यूरिया बनाते हैं। वो प्रोसेस भी आगे आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जब गैस ही मिलना मुश्किल हो रहा है तो इसके वजह से हमारे पास जो यूरिया है वो नहीं बन पा रहा है, और अब जब हम बाहर से खरीदेंगे तो वो हमको यहाँ पर महंगा पड़ेगा। साथियों, सरकार किसानों को सस्ता उर्वरक देती है और इसके लिए सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, यानी कि जो सरकार है, आप सभी को पता है कि मतलब कम दे ज्यादा दे, लेकिन जितने भी आप फर्टिलाइजर वगैरह, चाहे वो डीएपी हो, एमओपी हो, यूरिया वगैरह, इन सारी चीजों पर आपको सब्सिडी मिलती है, जिसके वजह से ये आपको सस्ता पड़ता है। तो वो सब्सिडी मतलब मान लीजिए कि कोई चीज है वो आपको पड़ रही है, उसको बनाने का या फिर खरीदने का खर्चा 2400 आ रहा है और ये आपको सरकार उपलब्ध करा रही है 1000 रुपए में, 1000 रुपए में। तो ये जो 1400 रुपया है वो तो ऐसा है नहीं कि वो लगेगा नहीं, तो ये 1400 रुपए भी लगेगा, लेकिन वो 1400 रुपए सरकार जो है वो कंपनियों को दे देती है, जिसके वजह से किसानों को जो है कि यहाँ पर सस्ता उर्वरक मिलता है। तो इस सब्सिडी का बोझ भी सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। साथियों, 2022 में रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं उसमें 3 गुना वृद्धि हुई, क्योंकि हम जो मैक्सिमम यहाँ मंगाते थे फर्टिलाइजर वो इन्हीं देशों से मंगाते थे, और इसके वजह से यहाँ पर अब ये युद्ध लड़ रहे हैं तो पहुंचाएगा कौन, तो इसके वजह से इनके जो दाम है वो 3 गुना जो है कि अधिक बढ़ गए, यानी कि 3 गुना ज्यादा इसमें वृद्धि हो गई। इसके बाद जो तीसरा एफ है वो फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर जाना जाता है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसके तौर पर। साथियों, चाहे तेल हो, उर्वरक हो या फिर सोना हो, सब जब भारत खरीदता है तो वो डॉलर में ही भारत को खरीदना पड़ता है। जो पेट्रो डॉलर यहाँ पर नियम है उसके तहत भारत तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, उर्वरक खरीदेगा या फिर सोना खरीदेगा, सब जो है वो डॉलर के रूप में ही खरीदता है। इसके वजह से भारत को जब डॉलर देना पड़ता है तो फिर रुपया कमजोर होता है, और रुपया कमजोर होता है तो इसके वजह से फिर भारत को जो है कि यहाँ पर नुकसान होता है। साथियों, जब आयात बिल बढ़ता है तो फॉरेक्स रिजर्व भी यहाँ पर घटता है। जो भारत ने पैसे जमा करके रखे हैं, एक तरीके से जो डॉलर जमा करके रखा हुआ है भारत ने, जब उसको अब महंगा खरीदना पड़ेगा, सोचिए कि मतलब पहले जहां $60 प्रति बैरल यहाँ पर क्रूड ऑयल मिल जाता था, अब वहीं ये दाम बढ़कर $110 प्रति बैरल चला गया है, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 2 गुना अब यहाँ पर खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसका बोझ जा कहाँ रहा है, तो इसका बोझ फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर ही जा रहा है, और जब फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है तो ये फिर जो है कि भारत के लिए एक संकट की घड़ी यहाँ पर पैदा कर सकता है। साथियों, रुपए पर दबाव बढ़ता है, रुपया यहाँ पर कमजोर होता है, क्योंकि आप जो है डॉलर खरीदते किससे हैं, तो आप रुपए से ही डॉलर को खरीदते हैं, आप रुपए को बेचकर अन्य देशों से डॉलर खरीदते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर जो है वो डॉलर यहाँ पर क्या कहते हैं कि मजबूत होता है और रुपया यहाँ पर जो है वो कमजोर होता जा रहा है। साथियों, फॉरेक्स का कम होना आरबीआई के रेट हाइक करना पड़ सकता है, यानी कि अगर भारत के पास जो उसका फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होगा तो फिर आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए करेगी क्या, तो जो उसका रेपो रेट है, यानी कि जो रेट है, ब्याज दरें हैं, उसको बढ़ाएगी ताकि यहाँ पर जो चीजें कंट्रोल हो, और इसका भी जो है वो जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथियों, अगर मतलब भारत इस समय इस स्थिति में पहुंच चुका है कि ये जो है स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे आप बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर में भारत जो है वो इतना वनरेबल क्यों है। ये जो है भारत इतना वनरेबल क्यों है, तो समझिए भारत जो है वो लगभग 85% जो तेल है वो आयात पर ही निर्भर है। 85% भारत का जो तेल है वो भारत को खरीदना ही है। उसके बाद डॉलर में यहाँ पर सब खरीदी होती है, चाहे वो तेल खरीदे भारत
उर्वरक खरीदे या फिर सोना खरीदे, सबके लिए भारत को डॉलर पे करना पड़ता है और रुपया इससे कमजोर होने पर आयात यहाँ पर महंगा होता है। अब जब रुपया कमजोर होगा तो फिर आयात महंगा होगा और यहाँ पर विदेशी कर्ज बढ़ेगा और यहाँ पर जो है कि कर्जा और यहाँ पर भारी पड़ता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर मतलब सोचिए आप कि जहाँ पहले भारत को मान लीजिए कि यहाँ पर लेना है जो मैक्सिमम, वो $1 अगर भारत को यहाँ पर खरीदना है, मार्केट से लेके आना है, तो भारत को आज से साल भर पहले लगभग 85 रुपया जो है वो देना पड़ता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर $1 की आपको पेमेंट करनी है, तो आपको जो $1 आपको जब खरीदना पड़ेगा तो वो यहाँ पर पड़ेगा लगभग 96-97 रुपया के आसपास जो है। तो ये 96-97 रुपया जो है अब आपको यहाँ पर लगभग 15-16 रुपया यहाँ पर महंगा पड़ रहा है। तो इसके वजह से भारत के रुपए की यानी कि वैल्यू गिरी है। इसके वजह से ये महंगाई और जो है कि बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथियों इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर इन्होंने बयान दिया है। जो लोग इसकी स्थिति को अभी भी नहीं समझ रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर ये जो सिलसिला चल रहा है ये लंबे समय तक चलेगा तो भारत के लिए बहुत ही जो है वो बुरी स्थिति आने वाली है। साथियों इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत की डिपेंडेंसी, क्योंकि भारत में आने वाले जो ज्यादातर तेल टैंकर हैं वो इसी से गुजरते हैं। युद्ध या नाकाबंदी से सप्लाई बंद हो तो फिर यहाँ पर जो है वो फ्यूल क्राइसिस जो है भारत के अंदर आ जाता है। इसके बाद बात करें अगर कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की, आप सभी को पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग यहाँ पर कृषि पर निर्भर हैं। यानी कि जो मैक्सिमम लोग हैं भारत के वो यहाँ पर कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों उर्वरक महंगा होगा तो फिर यहाँ पर फार्मिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसके वजह से भारत के अंदर फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। यानी कि जो खाना है उसकी दिक्कत हो सकती है, जो खाने की समस्या यहाँ पर भारत के अंदर आ जाएगी। क्योंकि सोचिए जब किसान पैदा करेगा वो महंगा होगा, मतलब उसको डीजल महंगा मिलेगा, सिंचाई करने के लिए डीजल का यूज करना ही पड़ेगा तो डीजल महंगा मिलेगा। उसके बाद उसको जो उर्वरक हैं, जो उसके फर्टिलाइजर हैं, जो डीएपी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर महंगी मिलेंगी तो फिर उसको जो लागत है वो ज्यादा आएगी। इसके वजह से किसान क्या करेगा कि सिर्फ अपने खाने योग्य ही जो है चीजें उगाएगा कि चलो भैया अपना बस पेट भर लेते हैं, हमको ज्यादा यहाँ पर महंगा ज्यादा पड़ रहा है, उतनी लागत हमारी नहीं निकलेगी तो फिर हम जो है कि इसको क्यों ज्यादा उगाएं। तो इसके वजह से जो है भारत के अंदर फिर यहाँ पर फूड क्राइसिस जो है कि हो सकता है आ जाए। इसके बाद साथियों बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट डिपेंडेंट की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, हैवी मशीनरी जो है वो अभी भी इंडिया अभी भी पूरी जो आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब इन सारी चीजों के लिए भारत को दूसरे देशों से ये सारी मशीनें जो हैं वो खरीदनी पड़ती हैं। किसी भी ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन वो सीधा असर भारत के ऊपर करता है, इसलिए जो है भारत इतना जो है कि ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं बात करें सीमित फॉरेक्स बफर की, यानी कि जब इंपोर्ट बढ़ता है तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है तो करंट अमाउंट डेफिसिट बढ़ता है और फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर घटता है और रुपये पर जो है कि वो दबाव आता है। मतलब सोचिए कि भारत क्या करता था, गल्फ वाले देशों में अपने सामानों को भी बेचता था। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर बाधित हुआ तो सिर्फ भारत को यही घाटा नहीं हुआ है कि भारत जो है वो तेल या फिर गैसेस अपने देशों में नहीं ला पा रहा है, यहाँ पर भारत का सीएडी भी बढ़ रहा है। क्योंकि जो भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अपने जो सामान थे उनको बेचा करता था उन देशों में, टेक्सटाइल वगैरह, वो सारा भी ठप पड़ गया है। यानी कि भारत कुछ बेच भी नहीं पा रहा है, तो भारत कुछ कमा ही नहीं पा रहा है, ऊपर से तेल वगैरह आ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कि भारत को मतलब इतना क्या कहते हैं कि दिक्कत में डालने वाली जो है कि बन जाती हैं। अब साथियों आगे बढ़ें कि बात करें कि फ्यूल के प्राइसेस भारत नियंत्रण क्यों नहीं करता है, यानी कि भारत के नियंत्रण में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो क्यों नहीं है। तो सबसे पहला कि ग्लोबल जो कमोडिटी है वो तेल है, यानी कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो जो ओपेक हो गया, यूएस सेल हो गया और जो जियो पॉलिटिकल है पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर जो है तय करती है। यानी कि भारत तेल की कीमतों को तय नहीं कर सकता है। भारत सिर्फ और सिर्फ एक खरीदार है और अगर आप खरीदार हैं, कोई व्यक्ति आपको वस्तु बेच रहा है तो वो तय करता है कि उस वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी खरीदने किसी भी दुकान पर जाते हैं तो इसलिए भारत जो है वो प्राइस सेटर नहीं है। इसके वजह से भारत तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा कि रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट, देखिए डॉलर में तेल खरीदा जाता है, रुपया यहाँ पर कमजोर होने पर वही तेल महंगा पड़ता है। मैंने आपको बता ही दिया, एक तो भारत को जो है वो डॉलर खरीदना है,
तो डॉलर, रुपया गिरा है तो डॉलर महंगा पड़ रहा है। उसके बाद जो तेल भारत खरीद रहा है वो तेल भी महंगा पड़ रहा है, यानी कि भारत को डबल इफेक्ट झेलना पड़ रहा है, दोहरा प्रभाव यहाँ पर जो है कि भारत को झेलना पड़ रहा है। तीसरा, कोई बड़ा घरेलू उत्पादन नहीं है भारत के अंदर। आज भी जो है भारत राजस्थान, मुंबई मुंबई हाई जैसे फील्ड से तेल निकालता है, प्रोडक्शन करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। भारत को लगभग जो डेली का डिमांड है भारत का, वो लगभग 5 मिलियन बैरल जो है वो पर डे की भारत की डिमांड है, जो कि भारत के अंदर से, मतलब भारत की जमीन से तेल निकालकर पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसके वजह से जो चौथा है वो है स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है वो भारत के पास सीमित है, यानी कि भारत के पास जो एसआरपी है, यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो मात्र जो है वो 9 से 10 दिनों का ही है। यानी कि अगर कहीं से भी भारत के अंदर तेल नहीं आता है तो भारत मात्र और मात्र 9 से 10 दिनों का ही रिजर्व रखे हुए है। तो इसके वजह से जो है कि भारत यहाँ पर दिक्कत में आ जाता है। साथियों, बात करें कि क्रूड ऑयल प्राइस इंपैक्ट की, तो देखिए तेल $80 प्रति बैरल पर यह नॉर्मल था। तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट जो बिल आता था वो अब जो है ये यहाँ पर 130 बिलियन पर ईयर आता था, मतलब कि प्रति साल भारत को जब यहाँ पर लगभग $80 प्रति बैरल या उससे नीचे था, तो भारत को लगभग यहाँ पर जो इंपोर्ट बिल आता था वो $130 बिलियन प्रति ईयर ही यहाँ पर आता था। अब साथियों तेल जो है वो 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। तो इसके वजह से जो अब इंपोर्ट बिल है भारत का वो भी यहाँ पर बढ़ गया है, और यह भी लगभग जो है कि 160 बिलियन प्रति साल से जो है बिलियन डॉलर प्रति साल से अधिक यहाँ पर चला गया है। अब इसके वजह से हो क्या रहा है कि हमारा सीएडी बढ़ रहा है। अब जब सीएडी बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर जो है कि भारत को यहाँ पर दिक्कत होगी। उसके बाद जो क्राइसिस जोन है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर रुपए में गिरावट आ रही है, इसके वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है स्पीक हो रहा है। वहीं रुपया अगर 1% भी गिरता है तो तेल 1% और महंगा होता है, यानी कि डबल वे है, जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि भारत को पहले तो डॉलर खरीदना है तो रुपए का रेट गिरा हुआ है, जहाँ 85 रुपया में $1 मिल जा रहा था, अब वहीं 96-97 रुपया में $1 मिल रहा है। उसके बाद जहाँ तेल जो है वो $60 प्रति बैरल में मिल जा रहा था, अब वो तेल हमको $120 प्रति बैरल में मिल रहा है। तो मतलब दोहरी मार यहाँ पर भारत को झेलने को पड़ रहा है। साथियों, यहाँ पर सरकार जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसी हुई है। जो तेल का टैक्स है इसको लेकर, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक चुनाव था तब तक सरकार ने तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि जो अब सरकारें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, अब उनको देश से मतलब नहीं है, देश हित से कोई मतलब नहीं है। जब तेल सस्ता था, जब $30 प्रति बैरल यहाँ पर तेल मिलता था, तब भी भारत की जनता को कोई फायदा नहीं होता था। जो ये ऑयल कंपनियां, उनको सरकार भरपूर फायदा देती थी, अपने कमाती थी। उसके बाद जब अब ये महंगा हुआ है तो मतलब फायदा भी कमा लिया, और महंगाई के समय में भारत को जो है कि अब जनता भुगते, मतलब जनता के ऊपर बोझ भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए कि जो भारत सरकार है वो टैक्स के ऊपर भी फंसी हुई है। अगर यहाँ पर टैक्स घटा दे भारत सरकार, तो यहाँ पर जो महंगाई है वो तो कम हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका सस्ता हो जाएगा, पब्लिक को राहत मिलेगी, इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट होगी, जो छोटे मध्यम उद्योगपति हैं उनको यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि जो रेवेन्यू है भारत का वो यहाँ पर घट जाएगा, जो फिजिकल डेफिसिट है भारत का वो बढ़ जाएगा, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, जो रेटिंग डाउनग्रेड रिस्क है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और सब्सिडी का जो बर्डन है वो यहाँ पर भारत के ऊपर और यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर जो टैक्सेस है अगर उसको घटाए रखती अभी तक भी, तो सरकार को यहाँ पर नुकसान होता, क्योंकि मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पर सरकार दिक्कत में आती। अब इसके वजह से चुनाव तो खत्म हो गया, जहां जिसकी पार्टी बननी थी बन गया, जिसको फायदा लेना था ले चुका है। तो अब जनता भुगते, क्योंकि जनता के पास तो बस क्या चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, और वो भी लॉलीपॉप तब तक के लिए चाहिए कि जब तक दूसरा चुनाव ना आ जाए। एक लॉलीपॉप देके चुनाव जीतती है, और वो जब तक, फिर उसके बाद चुनाव जीती खत्म हो गई, और उसके बाद जब तक दूसरा चुनाव आएगा तब तक एक और लॉलीपॉप दे देगी। तो इसी तरीके से आप लोग चलते रहिए, और यहाँ पर जो है सरकारें अपना काम करती रहेंगी, जो जिनको मतलब कि सत्ता सुख भोगना है वो फिर यहाँ पर भोगते रहेंगे। अब बात करें उर्वरक सब्सिडी के बोझ की, तो देखिए जो मतलब फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर कितना है। तो यहाँ पर जब ग्लोबल गैस का प्राइस यहाँ पर बढ़ा,
तो यूरिया बनाना महंगा हो गया। इसके वजह से इंपोर्ट प्राइस जो है वो यहाँ पर बढ़ गया, मतलब ऊपर चला गया। इसके वजह से गवर्नमेंट को जो है वो सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। देखिए, जो यूरिया बनती है वो नेचुरल गैसों से ही बनती है। जो नेचुरल गैस होती है उसी से जो है कि यहाँ पर यूरिया बनती है। कैसे बनती है? तो जो नेचुरल गैस होती है उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन को यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है कि यहाँ पर मिलाया जाता है, जो मतलब हवा में होता है, और उसके बाद जो है यह यहाँ पर अमोनिया बनाता है, और बाद में जो है कि यही यहाँ पर यूरिया बन जाता है। तो यहाँ पर भारत जो है इस तरीके से यूरिया को बनाता है। तो अब जब गैस ही महंगा हो गया भैया, तो फिर गैस महंगा हो गया, आना मुश्किल हो गया, तो फिर अब यूरिया भी यहाँ पर जो है बनाना वो महंगा पड़ रहा है। तो अब कंपनियां बनाएंगी, मान लीजिए पहले 2400 में बना लेती थी, तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए पहले अगर वो 2400 रुपए में बना लेती थी और आपको पड़ रहा था मान लीजिए 270 रुपए के आसपास का, तो जो बाकी का पैसा था, मान लीजिए कि 400 रुपए का भी अगर पड़ रहा था, तो लगभग 2000 रुपया फिर ये सरकार जो है उन कंपनी को दे देती थी। अब यहाँ पर महंगा पड़ेगा, और मान लीजिए कि अब 4000 रुपए का जो है कि प्रति बोरा पड़ेगा, और आपको अभी भी सरकार 400 रुपए में ही देगी, तो फिर जो बाकी का पैसा है वो तो सरकार को कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर सरकार के ऊपर जो है कि कर्जा यहाँ पर बढ़ जाएगा। 2022 और 23 में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के ऊपर सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपया जो है कि यहाँ पर खर्चा किया था। यानी कि मात्र सब्सिडी देने में फर्टिलाइजर की सरकार का 2.25 लाख रुपया करोड़ रुपया खर्चा हुआ था 2022-23 में, और जो कि अब तक का सबसे हाई है, मतलब कि अब तक सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है कि खर्चा हुआ था। साथियों, इंडिया जो है वो यूरिया, डीएपी, एमओपी और जो एनपीके होता है सब यहाँ पर इंपोर्ट करता है। वहीं नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ाने से डोमेस्टिक यूरिया का प्रोडक्शन भी यहाँ पर जो है कि वो महंगा होता है। जो सरकार मतलब जो कंपनियां भारत के अंदर की वो जब यहाँ पर बनाती हैं तो उनको भी यहाँ पर महंगा पड़ता है। साथियों, रसिया यूक्रेन युद्ध में ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइस जो है वो 200 से लेकर 300% तक उछाल में आ गया। यानी कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के वजह से जो है वो फर्टिलाइजर्स की कीमत में 200% से 300% का उछाल देखने को मिला। अब साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि कब कब कितना कितना यहाँ पर खर्चा पड़ा है सब्सिडी का, तो देखिए 21-22 में लगभग यहाँ पर 80 हजार करोड़ रुपया के आसपास, 21-22 में लगभग यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का जो है कि सरकार को बोझ पड़ा था सब्सिडी का, सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए। 2022-23 में जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, लगभग यहाँ पर 2.25 लाख करोड़ रुपया पड़ा था। वहीं 2023-24 के अंदर लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपया पड़ा था, और 2026 के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है अभी तक जो है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो है कि यहाँ पर रखा गया है। यानी कि अभी 6 महीने होने वाले हैं और अभी जो है कि ये हाल पर जो है कि भारत यहाँ पर पहुंच चुका है। अब साथियों, बात करें जो इसको बनाया कैसे जाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी भारत की निर्भरता इंडिया का डोमेस्टिक यूरिया प्लांट फीड स्टॉक के रूप में ओएनजीसी जो गेल है और जो डोमेस्टिक गैसेस का इंपोर्टेड एलएनजी दोनों का यूज करते हैं। एलएनजी का प्राइस जो है वो लगभग यहाँ पर $20 MMBTU पहुंच चुका है प्रति बीटीयू। ये ब्रिटिश यूनिट है गैस को नापने की, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो उसमें नापा जाता है। तो जो एलएनजी का प्राइस है वो यहाँ पर लगभग $20 प्रति MMBTU यहाँ पर पहुंच चुका है, और इससे जो है कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रहा है। वहीं गैस प्राइसेस बढ़ रहा, यानी कि यूरिया का दाम बढ़ना। अब ईरान रसिया से गैस सप्लाई रुका हुआ है, मतलब भारत जो है वो ईरान से भी गैस खरीदता था और रसिया से भी गैस खरीदता था, दोनों युद्ध में भिड़े हुए हैं। रसिया बेचारा देऊ रहा था, तो चाचा ट्रंप के वजह से भारत जो है कि पेट्रोल खरीदने से मना कर दिया। मतलब जो भी चीजें हुई आप सभी को अच्छे से पता ही है। तो इन सारी चीजों का यहाँ पर जो है कि असर भारत को देखने को मिल रहा है। अब साथियों, बात करें फॉरेक्स रिजर्व घटेगा, मतलब एक सवाल यह भी आता है फॉरेक्स रिजर्व कई बार सुन चुके हैं। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व मान लेते हैं कि भारत में घटेगा तो भारत में होगा क्या, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो समझिए, फॉरेक्स रिजर्व में अगर गिरावट होगी तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट घटेगा, तो यहाँ पर जो है डॉलर ज्यादा खर्च होगा। तो इसके वजह से जो है यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप कमा 1000 रुपए रहे हैं और खरीद आप 1500 रुपए का सामान ले रहे हैं, तो फिर आप जो है लगभग 500 रुपया घाटा में चले गए ना। तो इसके वजह से
जो इसी तरीके से जो आप इमरजेंसी में पैसा रखे हुए हैं, तो आप फिर उस पैसे का यूज करेंगे तो वो घटेगा, तो फिर आप तो कुल मिलाकर जाएंगे ही ना गर्त में, मतलब गरीबी के अंदर जाएंगे ही आप दिक्कत में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भारत बेच कम पाएगा, खरीद ज्यादा लेगा, इसके वजह से भारत को जो है डॉलर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो खरीदी करता है वो डॉलर में ही खरीदी करता है, और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा डॉलर ही है, तो इसके वजह से यहाँ पर दिक्कत होगा। दूसरा, रुपए के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रति रुपए मतलब रुपए प्रति डॉलर रेट यहाँ पर कमजोर होगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि 85 रुपया साल भर पहले था, अब यहाँ पर $1 की कीमत लगभग 96-97 रुपया पहुंच चुकी है। इसमें इंपोर्ट और महंगा होगा, यानी कि तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व घटने की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आपका फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, यानी कि आपकी करेंसी का वैल्यू घट रहा है, और जब आपकी करेंसी का वैल्यू घट रहा है तो आप डॉलर खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, फिर आप तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीजें खरीदेंगे वो और महंगा है, तो आपको उसके बदले में ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर महंगा होगा। इसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि जो सीपीआई है वो यहाँ पर ऊपर जाएगी, जिसके वजह से आरबीआई जो है वो रेट को अपने बढ़ाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि जो क्रेडिट महंगा होगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, जिसके वजह से जो है टोटल ग्रोथ जो है वो भारत के अंदर धीमा हो जाएगा। साथियों, अगर आप उदाहरण समझना चाहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व घटता है तो होता क्या है, तो आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देख लीजिए, उसके पास मात्र जो है वो $4 बिलियन का ही फॉरेक्स रिजर्व है, इसके वजह से उसको आईएमएफ का बेल आउट लेना पड़ रहा है, डिफॉल्ट होने का खतरा बना हुआ है। श्रीलंका का 2022-23 का समझ लीजिए, उसका फॉरेक्स रिजर्व 0 हो गया था, जिसके वजह से फूड, फ्यूल, मेडिसिन इन सब की शॉर्टेज हो गई थी, और इसके वजह से पूरा कितना उथल पुथल हुआ था आप सभी ने देखा ही था। इसके बाद अब टर्की को देख लीजिए, 2021-22 के समय में इनका लीरा 40% गिर गया था, तो इसके लीरा ये क्या है, ये टर्की की जो है वो करेंसी है, जैसे भारत की रुपया है उसी तरीके से लीरा टर्की की करेंसी है। तो यहाँ पर लीरा 40% गिरा था, इसके वजह से महंगाई 80% बढ़ गई थी, 80% तक यहाँ पर जो है कि वो बढ़ गई थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा भारत का, तो यहाँ पर महंगाई में उछाल देखने को मिलेगा ही। अब साथियों, बात करते हैं स्टैग्फ्लेशन यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, यानी कि भारत जिस ओर बढ़ रहा है, जो भारत की आने वाली स्थिति होने वाली है, अगर ये लंबा खींचेगा तो वो स्टैग्फ्लेशन है। मैंने पिछली वीडियोस में भी इसको कई बार बता चुका हूं, तो यहाँ पर सिर्फ इसको बता रहा हूं कि यानी कि इसमें होता क्या है कि महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर ग्रोथ में मंदी हो जाती है, और यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। यानी कि जो तीनों कंडीशंस हैं वो यहाँ पर अपोजिट चली जाती हैं, या तो मतलब महंगाई बढ़ती है कभी कभी, तो यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ता, मान लीजिए कि रोजगार ज्यादा मिलता, जो लो ग्रोथ है, मंदी यहाँ पर कम होती। तो इन सारी चीजों में मतलब आरबीआई बैलेंस कर लेता है। इनमें से दो चीजें अगर डिसबैलेंस चल रही हैं, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तीसरा घट रहा है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर आरबीआई मैनेज कर लेती है, रेपो रेट को इधर उधर करके, और सारी चीजों को, जो कि मैंने पिछले कई बार समझा चुका हूँ आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्टैग्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पर सारी चीजें महंगी, मतलब महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर जा रही है, जो ग्रोथ है वो यहाँ पर मंदी की तरफ जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि लोगों का रोजगार जो छिन रहा है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है। तो कुल मिला जुला कर यह चला जाता है क्या, इसी को क्या कहते हैं, स्टैग्फ्लेशन कहते हैं, जो कि सबसे खतरनाक आर्थिक अवस्था होती है। साथियों, स्टैग्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा, यह असली दुविधा होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, और अगर आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर भारत की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर घट जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अगर ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में आरबीआई जो है वो रेट को घटा देता है, तो यहाँ पर फिर महंगाई भारत के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये भी दिक्कत वाली बात है। साथियों, यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम एक साथ हो गई हैं और एक टूल काम नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर जो आरबीआई के पास रेपो रेट नामक चाबी है, वो यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से मुसीबत का जो ताला है वो यहाँ पर उससे नहीं खुलने वाला है, इसलिए यहाँ पर जो है भारत की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत है, और जो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का बयान है वो इसलिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है। साथियों, बात करें कि भारत इस संकट से में कैसे पहुंचा है, तो समझिए सबसे पहले कोविड महामारी आई, उसके बाद यहाँ पर कुल मिला जुला कर देखिए ये सारी चीजें अलग हैं। जो
मतलब आपात स्थिति आती है वो अलग चीज़ है, जो नेचुरली चीज़ें होती हैं वो अलग हैं। दुनिया के वजह से कोई इफ़ेक्ट होता है वो अलग चीज़ है। कुल मिलाकर अपनी नीति अच्छी रखनी चाहिए। भारत सरकार की इस समय नीति जो है वो कहीं न कहीं फेल साबित हो रही है। इसके वजह से भारत की आज ये स्थिति जो है कि वो बनी हुई है। अब साथियों कई लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं, क्यों कह रहे हैं क्यों? देखिए भैया, नेहरू जी अब रहे नहीं, कांग्रेस सत्ता में है नहीं। अगर आप लोगों से कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, तो अगर आप सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप जवाब में नेहरू का जो है कि यहाँ पर उदाहरण देकर नहीं बताएंगे कि उनके टाइम में तो जो है इतना ज्यादा ये था, उनके समय में ये इतना ज्यादा था। भैया वो अच्छे नहीं थे, कांग्रेस अच्छी नहीं थी, उनका हमको शासन अच्छा नहीं लगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा, तभी तो हम आपको चुनकर जो है कि सत्ता में भेजे हैं। और आप पहुंचकर आपकी कमियों का जो कारण बता रहे हैं वो आप कांग्रेस को बता रहे हो, तो फिर मतलब क्या है आपको भेजने का? हमने आपको चुनकर वहां पर इसीलिए तो भेजा था कि आप जो कांग्रेस कर रही थी, जो कांग्रेस की नीतियां अच्छी नहीं थी, चाहे मतलब जो भी रीजन रहा हो, नहीं पसंद आई जनता को तभी तो उसको हटाया, तो आपको लेकर आई कि आप अच्छा काम करेंगे। और आप जो है अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का कारण कांग्रेस को बता दे रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ये ऐसे हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? सरकार कर क्या रही है फिर? सरकार से सवाल जनता पूछेगी ही, क्योंकि हमने आपको चुनकर भेजा है। और जो लोग यहाँ पर चाटुकारिता करने में लगे हैं उनको तो लग रहा है कि नहीं अच्छा है। देखिए, कोई भी पार्टी हो आप उससे सवाल पूछिए, जनता का काम है सवाल पूछना, क्योंकि जनता उनको वहां पर पहुंचा रही है, क्योंकि उसको दूसरी पार्टियां पसंद नहीं आई तभी तो आपको सेलेक्ट किया, और आपकी नीतियां उसको अच्छी लगी कि आप जो है आगे चल के अच्छा काम करेंगे, तो अब आपसे सवाल भी तो पूछेगी, जो आपको वहां पर पहुंचाया है तो वो आपसे सवाल भी तो करेगा यहाँ पर। तो ये चीजें हैं, इसमें सरकार को जैसे मतलब ये चीजें बोलने का मतलब ये था कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, कितनी तेजी से यहाँ पर बढ़ी है, तो अब उसको कई लोग पाकिस्तानी बता रहे हैं, कई लोग, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अब उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो भी हो। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर यूथ आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप फिर उसको पाकिस्तानी क्यों घोषित कर दे रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना भाई। एसएससी जीडी का पेपर यहाँ पर जो है आप देखिए, कल का न्यूज उठाकर लखनऊ इलाहाबाद के अंदर क्या हाल होता है उसका। एसएससी जीडी में किस तरीके से बच्चों को, मतलब सोचिए 200-300 किलोमीटर से दूर से बच्चा जो है इस कड़कती धूप में जो है 44-48 डिग्री के धूप में जो है वो पहुंच रहा है सेंटर पर पेपर देने के लिए, किस स्थिति में जा रहा है, रात रात भर जाग कर जो है सेंटरों पर पहुंचता है, और उसके बाद न्यूज आती है सेंटर पर पहुंचने के बाद कि आपका पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता नहीं है, सीट नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि सीट ही 300 की है, बुला 500 लिए हैं, 200 बच्चों को बाहर कर दिया गया है, जबकि वो समय से पहुंचे थे। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए जनता जवाब आपसे मांगेगी, क्योंकि आपको सत्ता में चुनकर भेजा। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपसे जवाब चाहते हैं, क्योंकि अगर विरोध करना होता तो हम आपको भेजते ही क्यों वहां पर? तो इसका मतलब यह है कि हमें आपसे जवाब चाहिए, हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपसे जवाब चाहते हैं कि आप इन चीजों को बेहतर करिए, जिम्मेदारी को अपनी समझिए, ठीक है? बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों ये चीजें थी। अब भारत की अर्थव्यवस्था अभी कैसी है फिलहाल में, इस बात पर अगर मैं बताऊं, आपको चर्चा करूं, तो जो इन्होंने बताए हैं, जो निर्मला सीतारमण जी ने, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई कि मतलब 25-26 के अंदर लगभग ग्रोथ यहाँ पर 8.3% की होगी, जीएसटी कलेक्शन 22.2 लाख करोड़ रुपए का। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई, लेकिन कुल मिलाजुलाकर अभी जो स्थिति चल रही है वो यहाँ पर थोड़ी नाजुक है। अब भारत के लिए यहाँ पर सबक क्या है कि देखिए, यहाँ पर भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भरता की तरफ, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो, जैसे मोदी जी का एक स्पीच था कि वो मैं सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि लड़ाई साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में हो रही है तो महंगाई भारत में क्यों बढ़ रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि लड़ाई यहाँ पर जो है ईरान और अमेरिका और क्या कहते हैं इसराइल के अंदर चल रहा है, रूस और चाइना क्या कहते हैं यूक्रेन के अंदर चल रहा है, तो भारत की ये स्थिति क्यों हो रही है, अब तो शायद उनको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर सीखने की बातें यही है कि अब भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या फिर यहाँ पर भारत को अपने जो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर ऑयल रिजर्व है उनको बढ़ाना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इसको बनाए रखना पड़ेगा। इसके बाद जो एनर्जी डिप्लोमेसी है इसको भारत को अन्य दोस्तों के साथ, जैसे रसिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, इनके साथ लंबे समय का समझौता करना होगा। साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा,
और यहाँ पर फॉरेक्स जो है कि यहाँ पर कमाना होगा, यानी कि भारत को जो अपनी आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल्स, जो जर्म्स, इनको एक्सपोर्ट को मतलब निर्यात को अपने क्या कहते हैं कि जो अपनी सुविधाएं हैं, अपने जो वस्तुएं हैं उनको बेचना बढ़ाना होगा और देशों के साथ यहाँ पर ट्रेड डील करनी होगी ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पर ऊंचाई पर पहुंचता रहे। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको मैं बेहतर ढंग से समझा पाया, ये 3F क्या था ये आपको अच्छे से समझा पाया। बाकी अगर आप लोग क्या इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।